हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि वॉइस होता क्या है। वॉइस की जब बात होती है तो नॉर्मली हम लोग समझते हैं साउंड से। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब है वाच्य। वाच्य का मतलब है कि आप वर्ब के किस रूप की बात कर रहे हो। क्या वह सब्जेक्ट जो है हमारा, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, उसकी सुप्रीमेसी दिखा रहे हो, या फिर आप रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है, जो एक्शन के इफेक्ट को झेलने वाला जो है ऑब्जेक्ट है, उसकी सुप्रीमेसी दिखा रहे हो। जी हाँ, तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि वॉइस होता क्या है, एक्चुअली ये वॉइस है क्या, ये किसका रूप है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और फिर देखेंगे कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे डिफरेंट बनाते हैं। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम लोग जानेंगे कि डेफिनेशन होता क्या है इसका। तो जब बात करते हैं वॉइस की, जब हम किसी इंग्लिश ग्रामर के बुक को उठाते हैं तो देखते होंगे कि फंक्शनल ग्रामर में आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं कि कहीं वॉइस है नहीं। तो ये वॉइस है क्या? जब मैंने पहले आपको बताया कि वर्ब के रूप से, तो ये क्या है, वॉइस आखिर है क्या? चलिए, इसी चीज की हम जानकारी अर्जित करेंगे। तो देखेंगे कि कहता है कि वॉइस जो है ना, ये दर्शाता है, ये प्रदर्शित करता है कि भैया जो हमारा सब्जेक्ट है ना, अर्थात सब्जेक्ट किसका होगा, वर्ब का होगा। ठीक है ना। कहता है कि वो क्या एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है, ऐसे समझिए आप। कहता है कि वॉइस जो है एक ऐसा रूप है वर्ब का, गौर से सुनिएगा, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। कहते हैं वर्ब का वह रूप है दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। कहने का मतलब है कि हमारा जो ये वॉइस है, ये दर्शाता है कि जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस अर्थात सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, क्या वो डूअर है या फिर रिसीवर है। अब कहेंगे कि सर हम नहीं जानते हैं डूअर क्या होता है। इसको ऐसे समझिए, डू का मतलब क्या होता है, करना, करना। और हम जानते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ब के अंत में ई आर या ओ आर लगा करके हम उसे नाउन बनाते हैं। जैसे आप जानते होंगे वर्ड प्ले, प्ले में आप ई आर लगा करके प्लेयर बना देते हो, सिंग में सिंगर बना देते हो, डायरेक्ट में डायरेक्टर बना देते हो। लाइक दैट डू में जब हम ई आर लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, डूअर, मतलब करने वाला, मीन्स एक्शन को परफॉर्म करने वाला। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करने वाला है, इट मींस आपका वर्ब जो है एक्टिव फॉर्म में, मींस आपका जो डूअर है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है। और वहीं पे जब बात करते हैं पेसिव वॉइस की, तो जो आपका जो डूअर है ना, वो क्या हो जाता है, पेसिव का मतलब क्या होता है, पेसिव का मतलब ही होता है निष्क्रिय। अर्थात आपका जो डूअर है ना, वो साइड हो जाता है, अर्थात आप उसकी प्रधानता की बात नहीं करते हो। आप दिखा रहे हो कि डूअर से ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन रख रहा है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्लियर है। यही है हमारा वॉइस का डेफिनेशन, एंड आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो सेंटेंस में हम देख लेते हैं कि कैसे, सर आपने तो बोल दिया लेकिन मैं कैसे मान लूं। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये हमारा है वर्ब, रोड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्लियर है। अब देखेंगे इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये राम जो है ना, यहाँ पे ये डूअर है। कहेंगे सर कैसे मान लें, चलिए मानना तो पड़ेगा। कहते हैं राम रोट अ लेटर, किसने लेटर लिखी, राम ने लिखी। अर्थात इस एक्शन का परफॉर्मर कौन है, डूअर कौन है, राम। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस की जब बात करेंगे तो आप किसकी प्रधानता दिखा रहे हो, राम की। अर्थात जो सब्जेक्ट होता है इन नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट जो हम है कहां प्लेस करते हैं, वर्ब से पहले प्लेस करते हैं। अर्थात हम बात किसकी कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं। अर्थात जिसकी बात करते हैं वही तो हमारा सब्जेक्ट होता है, अर्थात राम हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए यहां पे डिफिनेशन में क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट जो है, अगर वही एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, तो वो सेंटेंस हमारा जो है, उस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब प्रयुक्त हुआ है वो एक्टिव वॉइस का होगा। अब देखिए सब्जेक्ट भी और डूअर भी है, अर्थात ये जो वर्ब हमारा रोट है यहाँ पे, ये एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त हुआ है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सेंटेंस का जब हम पेसिव बनाते हैं तो फिर नीचे देखेंगे ये हमारा पूरा हो गया वर्ब।
ठीक है ना। ये वॉज हमारा सेकेंड वर्ब फॉर्म है और ये हमारा थर्ड वर्ब फॉर्म है। अभी बताएंगे आपको कि कैसे सर आपने कैसे लिख दिया ये V2 और V3, ये कैसे हो सकता है, अभी सब बताएंगे। आगे बढ़ते चलेंगे ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ए लेटर वॉज रिटन बाय राम, एक लेटर लिखी गई थी किसके द्वारा, राम के द्वारा। ठीक है सर, समझ गए हम। देखिए मैंने बताया यहाँ पे कि नॉर्मल सेंटेंस पैटर्न में क्या होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। सर मान लिए ये सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में देखिए कि लिखने का काम कौन कर रहा है। आप कहेंगे कि सर यही तो लिख तो राम ही रहा है, क्योंकि इसी के द्वारा लिखा जा रहा है। इट मीन्स कि डूअर तो अभी भी यही है, अर्थात राम जो लिख रहा है तो लिख क्या रहा है, लिखने का रिजल्ट क्या आ रहा है। आप कहेंगे सर लिखने से लेटर बन रहा है, अर्थात रिसीव तो यही कर रहा है ना, रिसीवर। अर्थात देखेंगे यहां पे रिसीवर हमारा सब्जेक्ट है और यहां क्या बताया गया है कि रिसीवर जो अगर सब्जेक्ट का काम करे तो वो पेसिव वॉइस है। क्लियर है। एंड आई होप कि आपको ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह के अगर आपको क्वालिटी कंटेंट की आवश्यकता है तो आप बूस्ट करते रहिए, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए और हम आपके लिए बेहतरीन टॉपिक्स लाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ वॉइस। तो जब बात करते हैं टाइप्स की तो हम देखेंगे कि वॉइस हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला होता है हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम जानते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो क्या होता है, डूअर होता है, अर्थात ये परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है। ठीक है। और वहीं जब बात करते हैं पेसिव वॉइस की तो वहां जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है रिसीवर, अर्थात वो क्या करता है, एक्शन के रिसीवर के रूप में काम करता है। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे जो एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, हालांकि इसका हम प्रयोग आगे देखेंगे। कहता है कि जब तक हमारा वर्ब ट्रांजिटिव नहीं हो, ट्रांजिटिव होने का मतलब है कि ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा वर्ब, और ये जो सब्जेक्ट जो है कोई काम कर रहा है, अर्थात इस काम का इफेक्ट, इस एक्शन का इफेक्ट अगर किसी तक पहुंच रहा है, मींस ट्रांजिशन हो रहा है, उसके इफेक्ट का ट्रांजिशन हो रहा है, किसी जगह तक वो ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है ना। अर्थात एक्शन का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है किसी चीज पर, तो अर्थात वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्लियर है। और जैसे ही वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होगा उसी का हम क्या करेंगे, पेसिव वॉइस बनाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है बेसिक्स ऑफ वॉइस में हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें हैं जो बेसिकली आपको आना चाहिए जब आप ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं एक्टिव से पेसिव वॉइस। क्लियर है। तो चलिए मैंने जो पीछे बताया आपको कि ओनली ए ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू पेसिव वॉइस, ये संभव कब है, अर्थात जब हमारा कोई वर्ब है जो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात ये वर्ब जो हमारा है इसका क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो इसके एक्शन के इफेक्ट को रिसीव कर सके। क्योंकि हम जब एक्टिव से पेसिव बनाते हैं तो देखते हैं डूअर और रिसीवर के बीच के संबंध को बताया जाता है, अर्थात एक्शन के इफेक्ट को अगर रिसीव करने वाला ही नहीं रहेगा कोई तो कैसे बनाओगे आप उसका पेसिव, ये चीज ध्यान रखना है। मींस हमारा सबसे पहला जो कंडीशन है, इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म एनी एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस यू विल हैव ट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट। आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमारा है, कहता है कि सब्जेक्ट जो है और जो ऑब्जेक्ट है, अर्थात हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे देखेंगे एक्टिव वॉइस से जब पेसिव बनाते हैं या पेसिव से एक्टिव बनाते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के जगह को चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है। क्लियर है। चलिए इन दो सेंटेंसेस को हम देखेंगे। यहां देखिए रेड इंक में है आपका, यहां रेड इंक में है आपका। ठीक है ना। सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस का, इसी को मैंने क्या किया, यहां पे पेसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया है। क्लियर है। अब ही जो है यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही कोई भी चीज अपना जगह परिवर्तित करेगा तो उसका इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा उसके केस पर। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस, ये चीज ध्यान रखना। हम आगे अभी देखेंगे इन चीजों को। ठीक है ना। सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सिंग्स है ये। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहां जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, हालांकि ये नाउन है जिस कारण से इसमें परिवर्तन, केस में परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा है, कहता कि मेन वर्ब जो हमारा होता है उसे हम क्या कर देते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, टेक्निकल नेम क्या है इसका, पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान रखेंगे ये चीज। और मेन वर्ब को जब हम बदल देते हैं V3 में, तो कहेंगे सर अगर मान लिया जाए कि मेरा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और आप बोल रहे हो कि पैसिव वॉइस में से आप थर्ड में बदल दो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कहां गया, मतलब इसका कैरेक्टर तो खो गया। V1 तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है अकेले तो, और V3 से तो पता ही नहीं चल रहा कि किस टेंस में। V3 का प्रयोग तो किसी भी टेंस में कर सकते हैं, तो सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां चला गया, तो वो देखेंगे कि कहता है इसके पहले क्या लगा देते हैं, एक एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म लगा देते हैं, किसका, टू बी का। अब यहां पे देखेंगे इज एम आर वॉज वर जो लिखा हुआ है, इनको क्या कर देते हैं, बी प्लस V3 कर देते हैं। ये V1 या V2 V3 जो भी है उसको V3 में बदल देते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग हम टू बी वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर है, और यही काम कर देता है इसके कैरेक्टर का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, एग्जाम्पल देखेंगे, यहां समझ जाएंगे आप। मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहां पे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया गया और हम सबको पता है कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म होता है। क्लियर है, अब देखेंगे, आप कहेंगे यस सर आई जस्ट अंडरस्टूड इट, ऐसा बोलेंगे आप। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पहले क्या कर दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया, उनके पोजीशन को चेंज करा दिया। क्लियर है, अब देखेंगे यहां राइट्स हमारा जो कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, अब इसको मैंने क्या किया, वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल दिया। अब देखेंगे कि जब हम वर्ब फॉर्म की बात करते हैं, इज एम आर वॉज वेयर की, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब टू बी का, बताइए, देखिए इज होता है, हमने क्या किया, इज लगा दिया, तो इसका कैरेक्टर तो ये कैरी कर रहा है ना, और पैसिव वॉइस का कैरेक्टर ये कैरी कर रहा है। अब दोनों में क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन आ गया, अर्थात सेंटेंस हमारा सही रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ब हमारा है जिसे हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल चुके हैं, उसके बाद जो देखेंगे हम जो ये डूअर को लगाते हैं, तो उसके पहले हम नॉर्मली क्या करते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस बात का निर्णय कौन करता है, यहां जो वर्ब आता है वो, क्योंकि हम फिक्स प्रीपोजिशन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि देयर आर सर्टेन नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स जिनका की अपना चॉइस होता है। मतलब फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब ये सर, अगर मैं शाकाहारी हूं तो आप जबरदस्ती मुझे खिला नहीं सकते ना मांस, समझ रहे हो। तो इसी तरह के चॉइसेस हैं कुछ नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के, जिनको आपको फॉलो करना होगा। जैसे यहां पे देखिए, दे नो मी, हमने क्या किया, यहाँ पे आई इधर आ गया सब्जेक्टिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में चले गए। अब देखो नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया, और यहाँ पे आई के साथ एम लगता है जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है, आप देखेंगे अब नोन जो है अपने साथ बाय नहीं लेता है, टू लेता है। क्लियर है, यही इसका चॉइस है। क्लियर है, यहां हम सब विवश हो जाते हैं, कितना भी मनाते हैं इसको, मानता नहीं है ये। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चार्ट को थोड़ा देख लेंगे। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो क्या होता है, अगर पर्सनल प्रोनाउन हमारा जो है काम कर रहा है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो देखेंगे उनके केस में परिवर्तन देखने को मिलता है। आई वी का मी अस हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, यूथ का यूं ही रहता है सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में, ही सी इट दे का हो जाता है हिम हर देम, या सॉरी मिस है, इट का इट ही होता है, ये इट का भी आप मेंशन कर लेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक सेंटेंस, आई हैव डन इट। आई देखिए यहां सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ऐसे समझ लिए, मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचर हूं, मैं खेल रहा हूं तो खिलाड़ी हूं, मैं पढ़ रहा हूं तो विद्यार्थी हूं, लाइक दैट। जब ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पे है ना, तो सब्जेक्टिव केस में होगा, और जैसे ही हम यहां देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। केस इसी तरह से बदलते रहना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे ये मैजिक चार्ट, आप कहेंगे कि सर मैजिक चार्ट है, कैसे, अभी मैं प्रूव कर दूंगा कि ये मैजिक चार्ट है। देखते हैं कि ये वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और हम सबको पता है कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। क्लियर है, टेक्निकली चले तो वर्ब के 4 फॉर्म है, पांचवा जो है वो बिलोंग करता है V1 के लिए ही, वो सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग है। क्लियर है, घबराइएगा मत, याद रखिए 5।
ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे, यहां पे मैंने लिखा वर्ब टू बी के फॉर्म्स है। ये टोटल नंबर इनकी 8 होती है, ठीक है ना, लेकिन ये फॉर्म्स में जब डिवाइड होते हैं तो 5 में बांटा जाता है। बी हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। जानेंगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का कैसे यूज करना जब आपके सामने मॉडल वर्ब्स आएंगे, ठीक है ना। इसी में एम और आर का भी प्रयोग किया जाता है V1 में। V2 में देखेंगे सिंगुलर के साथ वॉज, वर्ब का प्रयोग प्लूरल के साथ। वहीं पे बीन का प्रयोग हम थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में करते हैं। बीइंग कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में होते हैं, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और वहीं पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए वैसे वर्ब फॉर्म पे मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप वहां जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ लिखना है वर्ब फॉर्म्स बाय इंग्लिश विद विकास झा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की स्थिति क्या होती है और पैसिव वॉइस में वर्ब की स्थिति क्या होती है। अब कहेंगे सर नहीं समझे। देखिए आप ये चीज तो जानते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, तो मैं बीच में अगर इसको ही सिर्फ पकड़ लूं, नस पकड़ लूं मैं, तो आपको पता चल जाएगा ना कि टेंस क्या है। ये तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होना ही है। तो मुझे तो पहले तो ये देखना है ना सीधा सीधी, ठीक है ना। अगर मेरा वर्ब फॉर्म V1 या V5 है तो सीधे हम इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, इज एम आर प्लस V3, और आप आगे में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ते रहो, बात खत्म है। समझ में आ रही है बात। उसी तरह से अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर आ जाएगा पैसिव वॉइस में, और ये क्या हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब कहेंगे सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, पैसिव वॉइस की पहचान ही होती है B प्लस V3। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव वॉइस, सिंपली यू कैन से। मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना ही करना है, हमने रूल नंबर 1 में देखा था, ठीक है ना। वर्ब के थर्ड फॉर्म का अगर प्रयोग नहीं है तो कतई किसी भी रूप में वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप पता है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं होता है, इसके पहले आपको किसी न किसी रूप में एक ऑक्सिलियरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी ही, संभव ही नहीं है। यू कैंट फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ मेन वर्ब, ये ध्यान रखना है, विदाउट एन ऑक्सिलियरी वर्ब। क्लियर है। चलिए अगर थर्ड फॉर्म है तो देखेंगे थर्ड फॉर्म तो आ रहा है, लेकिन इस थर्ड फॉर्म के लिए बिन थर्ड फॉर्म, देखिए यहां थर्ड फॉर्म है ना, ये ध्यान दे रहे हैं, ये ध्यान देना है आपको। चौथा रूप है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म में तो बदल दिया, तो चौथा रूप कहां चला गया इसका, ये देखिए बीइंग आप लगा रहे हो, चौथा रूप लगा रहे हो। क्लियर है। मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद हम सबको पता है V1 आता है, हम सबको पता है मॉडल वर्ब के आगे बेयर इन्फिनिटिव सीधे V1 आता है। क्लियर है। तो हमने क्या किया, अब आप कहेंगे कि सर यहां आपने यूज कर लिया वर्ब के थर्ड फॉर्म का। ठहरो ठहरो, देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और हमने क्या बताया था, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है जहां से उस वर्ब की उत्पत्ति हो रही है, जहां से शुरुआत हो रही है। तो यही तो लगाया मैंने यहाँ पे। अब देखिए आपका टेक्निकलिटी भी पूरी हो गई, क्या, मॉडल वर्ब फॉलोड बाय V1, ये भी आ गया, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए B प्लस V3, देखो B प्लस V3 भी हो गया। बताइए क्या ये आपको टफ लग रहा है, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टेंस बेस्ड क्या रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के, ठीक है ना। हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी किसका प्रयोग करेंगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्ट करने का मतलब होता है कहना, आप कुछ फैक्ट बता रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो। क्लियर है। चलिए इसके हम एक्टिव स्ट्रक्चर की जब बात करते तो पहले सब्जेक्ट आ जाता है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है। फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का। चूंकि ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिफ्थ फॉर्म थर्ड पर्सन के साथ, और अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट जो कि रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। क्लियर है। आप देखेंगे इस सेंटेंस को, ही हमारा सब्जेक्ट है, वैसे भी याद रखेंगे ही सब्जेक्टिव केस में है, और ये वर्ब से पहले भी आ रहा है ही। क्लियर है। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखेंगे सब्जेक्ट फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डूअर है, यहां पे लिख रहा है, लिखने वाला यही है, अर्थात ये डूअर है। डी का मतलब डूअर समझ लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है। और ये सेंटेंस फुलफिल भी इस चीज को कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की मैंने बात की थी कि ये दोनों अपने जगह को चेंज कर लेते हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा और सब्जेक्ट यहां। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूं, भले ये आपको लिखा हुआ मिल रहा है इस तरह से, मैंने पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, लेकिन ये सब्जेक्ट का जगह है। भले
इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जगह सब्जेक्ट का है। मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचर हूं, ये समझ रहे ना। जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचर हूं, और जब मैं पढ़ रहा हूं तो स्टूडेंट हो जाऊंगा ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। लेकिन मैंने ये आपको समझाने के लिए ऑब्जेक्ट लिखा है, क्लियर है। टेक्निकली क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। कहेंगे कैसे, चलो ये हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हमने क्या किया, राइट को वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिख दिया, और फॉलोड बाय वर्ब का बी फॉर्म। बी में कौन सा, फिफ्थ है। तो हमने पीछे देखा था क्या, वर्ब बी का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, इज होता है। चार्ट याद कर लीजिएगा, कम से कम 3 वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसका तो याद ही होना चाहिए, टू बी, टू डू, टू हैव। उसके बाद तो आप जितना मैक्सिमाइज कर लें, और सारी चीजों को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आगे जब पढ़ेंगे ना तो देखेंगे वहां पे हमारा वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब अलग अलग है, रेगुलर, इरेगुलर, उनका देखेंगे कि V2 V3 एक जैसा है, V2 अलग है, V3 अलग है, किसी का V1 V2 V3 एक जैसा है। इस चीज के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो, जैसे हैंग है हमारा, हैंग मतलब टांगना, और हैंग मतलब फांसी देना भी। देखेंगे एक का हैंग हंग हो जाता है, और सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और एक का हैंग्ड हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, नहीं तो आप क्या हो जाएगा, सारा मेहनत आपका पानी फिर जाएगा, क्लियर है। अब देखेंगे कि हमारा ही जो है और ये लेटर जो है एक दूसरे की जगह को चेंज कर लेते हैं, क्लियर है। अब देखेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा इसको, राइट्स को, और फिर हमने बी के फॉर्म इज का प्रयोग कर दिया, पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी हो गया, और इज क्या है, वर्ब का पांचवा फॉर्म है बी का। अर्थात ये सब्जेक्ट जो सिंगुलर हमारा है, नया सब्जेक्ट ए लेटर, इसके अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल भी अप्लाई कर दिया, सेटिस्फाई भी कर दिया। अर्थात ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसको हमने सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली क्या कर दिया, एक्टिव से पैसिव में बदल दिया। चलिए आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के रूल्स को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे एक मजेदार तरीके से। चलिए, till the time we meet next, happy learning and keep evolving. Thank you so much.